12 दिसंबर 2023, जयपुर, राजस्थान। 9 दिन के सुपर सस्पेंस को खत्म करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे। चीफ मिनिस्टर पद की सबसे प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे ने गर्मजोशी से राजनाथ सिंह का स्वागत किया। वसुंधरा के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। बॉडी लैंग्वेज भी बेहद पॉजिटिव थी। एयरपोर्ट से राजनाथ सिंह होटल ललित गए। वसुंधरा के साथ यहां काफी देर तक मीटिंग की। मीटिंग खत्म हुई। अब यहां से पार्टी हेडक्वार्टर जाना था। कुछ ही मिनटों में सीएम के नाम का ऐलान होना था। होटल से निकलते वक्त भी वसुंधरा का कॉन्फिडेंस बरकरार था। वो गाड़ी में राजनाथ सिंह के बगल वाली सीट पर बैठकर निकली। इसी गाड़ी में आगे की सीट पर सीपी जोशी बैठे थे। हंसते हुए महारानी को देखकर यही लग रहा था कि उनका शक्ति प्रदर्शन असर कर गया और तीसरी बार मैडम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। खैर, पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक शुरू हुई। राजनाथ सिंह के दाएं ओर बैठी वसुंधरा के बाएं हाथ में मोबाइल के साथ एक पर्ची भी थी। कुर्सी पर बैठने के बाद वसुंधरा ने राजनाथ सिंह से कुछ पूछा। राजनाथ के हाव भाव से लगा कि उन्होंने हामी भरी है। इसके बाद वसुंधरा ने पर्ची खोली। पर्ची खोलते ही महारानी का कॉन्फिडेंस हवा हो गया। चेहरे का रंग उड़ गया। जिन वसुंधरा राजे पर सीएम की कुर्सी के लिए हाईकमान पर दबाव बनाने और शक्ति प्रदर्शन के आरोप लग रहे थे, उन्हीं वसुंधरा राजे ने अपनी जबान से पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। 9 दिन से जारी सस्पेंस का 9 सेकंड में दी एंड हो गया। नरेंद्र मोदी ने महारानी को कैसे मैनेज किया? नरेंद्र मोदी ने बाड़ेबंदी कैसे ध्वस्त की? चूं भी नहीं हुई और 3 सूबों में नया नेतृत्व कैसे तय हो गया? चुनाव जीतने और सीएम बनाने के बीच एक एक विधायक और एक एक दावेदार को मोदी ने दिल्ली बैठकर कैसे साधा? इन सब का जवाब आपको देंगे। मोदी के अद्भुत मैनेजमेंट की मिस्ट्री भी डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले मॉस्को से आई एक आवाज को सुनना जरूरी है। 7 दिसंबर 2023, मॉस्को, रूस। व्लादिमीर पुतिन इन्वेस्टमेंट फोरम के एक ग्रैंड इवेंट में हिस्सा ले रहे थे। मॉस्को में हो रहे इस भव्य कार्यक्रम का नाम था रशिया कॉलिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पुतिन से एक पत्रकार ने भारत रूस के रिश्तों पर सवाल पूछ लिया। इसके बाद पुतिन ने जो कहा वो वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज बन गई। प्रधानमंत्री मोदी खुद रूस और भारत के रिश्तों की गारंटी हैं। उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत फैसले लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। Policy led by Prime Minister Modi, I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps. ये बयान इसलिए अचंभित करने वाला है क्योंकि जिस दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे मजबूत हैं, उस वक्त में पुतिन मोदी की गारंटी को A+ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वसुंधरा राजे से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक आखिर कैसे नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट अचूक बना हुआ है? पहली बार जो विधायक बना और 23 साल से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की सबसे विराट शख्सियत है, दोनों नरेंद्र मोदी के मुरीद कैसे बन गए? नरेंद्र मोदी की वो कौन सी नीति है जिसने बागी से लेकर बाइडेन तक को साथ रखा है? इन सारे सवालों का जवाब बस मिलने ही वाला है। देखते रहिए गुरु नंबर 1 मैनेजर। सात अक्टूबर 2023, सदर्न डिस्ट्रिक्ट, इजराइल। सुबह का सूरज निकलते ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात कर दी।
5000 से ज्यादा रॉकेट कयामत बनकर बरसने लगे। हमास की किलर ब्रिगेड ने गाजा इजराइल बैरियर को तोड़ दिया और इजराइल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। पहली बार इजराइल ने ऐसी आतंक की उड़ान देखी थी। पैराग्लाइडर्स में सवार होकर बंदूकधारियों का लश्कर यहूदी आबादी में दाखिल हो गया। इजरायली सुरक्षा बलों को न तो संभलने का मौका मिला, न ही पलटवार का। कुछ घंटों के भीतर 859 इजरायली नागरिक और 350 इजरायली सैनिक कत्ल कर दिए गए। इस हॉरर अटैक पर जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और पावरफुल लीडर्स ज्यादा जानकारी जुटा रहे थे, इजराइल के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे थे, उससे पहले नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया। मोदी ने हमास के हमले को टेरर अटैक कहा और ऐलान किया कि भारत इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। 7 अक्टूबर के हमले ने यूरोप ही नहीं अमेरिका तक सनसनी फैला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के खिलाफ इजराइल का सपोर्ट किया। डिप्लोमेसी को जानने समझने वालों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसका यह मानना था कि नरेंद्र मोदी का यह फैसला OIC यानी कि इस्लामिक देशों के संगठन, जिसमें कि 56 इस्लामिक देश हैं, उनको भड़का सकता है। 7 अक्टूबर के हमले के 30 दिन के अंदर मोदी नीति का ऐसा जादू चला कि इजराइल और फिलिस्तीन जैसे जानी दुश्मन भारत का आभार जताने लगे। 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन की ओर से गाजा में युद्ध विराम पर एक प्रस्ताव आया। भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये अनुपस्थिति इजराइल को सपोर्ट के तौर पर देखी गई। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कहा कि भारत सरकार के रुख से वो स्तब्ध हैं और शर्मिंदा हैं। कुछ ही दिन बाद 12 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र में पूर्वी यरूशलेम और सीरियाई गोलान इलाके में इजराइल के अतिक्रमण और बस्तियां बसाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया। भारत ने यहां इजराइल के खिलाफ वोटिंग की और माना कि इजराइल ने फलस्तीन के इलाके पर कब्जा कर रखा है। भारत सरकार के स्टैंड पर ममता बनर्जी की पार्टी TMC के सांसद साकेत गोखले ने भी केंद्र सरकार की तारीफ की। 13 दिसंबर को मोदी ने फिर चौंकाया और इस बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा युद्ध विराम पर लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। इस बार न तो कोई स्तब्ध था, न ही कोई शर्मिंदा। पहले भारत की नीति में लगा कि थोड़ा सा बदलाव आया है, जब इससे पहले एक जो रेजोल्यूशन थी जनरल असेंबली की हमास के बारे में ही, तो उस टाइम पर भारत ने उस रेजोल्यूशन पर वोट पर एब्सटेन किया था। तो उस टाइम पर यह लगा था कि भारत शायद बिल्कुल ही एक पलड़े में इजराइल के पलड़े में हो गया है ये। तो मैं समझता हूँ कि जो रेजोल्यूशन पर भारत ने हाँ में वोट किया है इस बार, एक तरह से जो पहले वाला संतुलन था इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में, वो दोबारा संतुलन बरकरार कर दिया है, दोबारा से स्थापित किया है ये। नरेंद्र मोदी की सफल विदेश नीति का सीक्रेट क्या है? इजराइल और अरब वर्ल्ड दोनों को साधने का फॉर्मूला क्या है? असाधारण मैनेजमेंट का मैजिक क्या है? समझना है तो 2 वीडियो पर नजर जरूरी है। जुलाई 2017 में पीएम मोदी इजराइल पहुंचे। 1947 में आजादी मिलने के बाद से देश ने 15 प्रधानमंत्री देखे, कोई भी इजराइल जाने की हिम्मत न दिखा सका। नेतन्याहू और मोदी ने ग्लोबल फ्रेंडशिप का नया अध्याय लिखा। तो कुछ ही महीने बाद फरवरी 2018 में मोदी ने एक और कीर्तिमान गढ़ दिया। वो फलस्तीन की यात्रा करने वाले भी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी को रामल्ला की जमीन पर देखकर फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास गदगद थे।
उन्होंने मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट से सम्मानित किया। इजराइल और फलस्तीन के नाम पर देश के अंदर सियासत तो जमकर होती आई है, लेकिन इस सियासत में सेतु पहली बार नरेंद्र मोदी ने बनाया। फलस्तीन के ऊपर क्या रुख रहता है, एक बहुत अहम चीज़ है ये। आपने देखा कि हालांकि जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, इनके संबंध अमेरिका से काफ़ी पहले से सुधरने शुरू हुए थे, लेकिन जहाँ सवाल आया पैलेस्टीन का, गाज़ा का सवाल आया, वो सब देश जो है एक तरह से इजराइल के खिलाफ हो गए हैं वो, और वो सारे देश जो है पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हैं। तो हमारी जो नीति थी पैलेस्टीन की, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं थी, वो हमारी गल्फ की कूटनीति थी। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, उसको समझना जरूरी है ये। तो उसको गल्फ की कूटनीति को देखते हुए हमने जो दोबारा, पहले जैसे कि हमने कहा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या हम बिल्कुल इजराइल के पलड़े में हो गए थे, धीरे धीरे जैसा मैंने पहले कहा संतुलन वापस आ रहा है, और ये एक अच्छी चीज़ है। चौबीस फरवरी 2022, यूक्रेन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये किसी यूरोपीय देश पर सबसे बड़ा हमला था। व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर पर रूस ने जल, थल और नभ से यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। रेड आर्मी के हमलों से यूक्रेन थर्रा उठा, शहर के शहर खंडहर बन गए। गांव कब्रिस्तान बन गए और यूक्रेन की जमीन बन गई सबसे बड़ा वॉर जोन। अमेरिका और पश्चिमी देशों का ना तो दबाव काम आया और न ही उनकी बैन पॉलिसी का पुतिन पर कोई फर्क पड़ा। इस बीच अगस्त 2022 में मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने विश्व शांति का एक फॉर्मूला दुनिया को दिया। मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि दुनिया के 3 सबसे प्रभावशाली लोगों का एक आयोग बनाया जाए, जिनकी मदद से यूक्रेन की जंग रुक सकती है और वैश्विक शांति मजबूत हो सकती है। जानते हैं ये 3 लोग कौन थे? पहला नाम था एंटोनियो गुटेरेस का, जो 193 देशों के संगठन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। दूसरा नाम था पोप फ्रांसिस का, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया का सबसे पॉपुलर और ताकतवर शख्स पोप को ही माना जाता है। और तीसरा नाम था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब एक और चौंकाने वाली बात जान लीजिए। मेक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज को दुनिया के तमाम सर्वे में दूसरा सबसे पॉपुलर ग्लोबल लीडर माना जाता है। पहले नंबर पर जानते हैं कौन है? विश्व प्रतिष्ठित बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी नंबर 1 ग्लोबल लीडर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सबसे लेटेस्ट सर्वे में मोदी को सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग मिली है। 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माने गए हैं। इस लिस्ट में दूसरा नंबर है मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज का। उनकी अप्रूवल रेटिंग मोदी से बहुत कम है। जो बाइडेन का नंबर 8वां है। बाइडेन के लिए टेंशन की बात यह है कि मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में उन्हें सिर्फ 37% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मॉर्निंग कंसल्ट के सितंबर में रिलीज हुए सर्वे में भी मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे भरोसेमंद नेता बताए गए हैं। अब यहां मोदी की विदेश नीति का
एक डीप इम्पैक्ट भी जान लीजिए। इसी सर्वे में ये बात सामने आई कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की डिसअप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है। 58% लोगों ने ट्रूडो और उनके कामकाज को खारिज किया है। यानी मोदी की विदेश नीति में टांग लड़ाना और बिना सबूत के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का खमियाजा ट्रूडो को भुगतना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दुनिया के एक बड़े कद्दावर नेता हैं और उनको सारी दुनिया के लीडर्स के साथ अच्छे संबंध हैं। उनके साथ साथ उनकी बातों को सुना जाता है और भारत के एक 1.4 बिलियन लोगों को, एक उभरता भारत, एक सशक्त भारत को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए दुनिया उनकी तरफ देखती है, सोचती है। तीसरी चीज़ यह है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति जो है हमारी, वो पूरी तरह से एक सैद्धांतिक रूप से एक पॉलिसी है जिसमें जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, भारत हमेशा उनके लिए खड़ा रहा है, उनके लिए बढ़ता है। अब विदेश नीति के मास्टर की सियासत में जादूगरी आपको दिखाते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि बागी से लेकर बाइडेन तक सबको साधने का हुनर नरेंद्र मोदी में कैसे डेवलप हुआ। ये राजस्थान विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की आखिरी चुनावी रैली थी। मोदी भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे। हजारों दर्शकों की भीड़ में एक चेहरे ने मोदी को चौंका दिया। मोदी एकटक उस चेहरे को देखते रहे। भाषण के बीच में ही मोदी ने 95 साल के एक बीजेपी कार्यकर्ता को पहचान लिया और भावुक हो गए। देरासरिया जी को देखा, इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक कार्यकर्ता से प्रधान का ऐसा कनेक्शन जितना दुर्लभ है, संदेश उतना ही बड़ा है और तस्वीर उतनी ही साफ है। जब तक कार्यकर्ता को मोदी दूर से पहचान लेते हैं तो विधायक और सांसदों को परखने में गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अक्टूबर 2017 में जब पीएम मोदी द्वारकाधीश मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो उनकी नजर 52 साल पुराने दोस्त पर गई। मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर अपने दोस्त हरि भाई से मुलाकात की। एक कार्यकर्ता और एक मित्र के हृदय में ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी विरोधी बड़े बड़े नेताओं के मन में जगह बनाई है। अपने शिष्ट आचरण से मोदी विशिष्ट हो गए। कुछ महीनों बाद नरेंद्र मोदी के सामने एक और बड़ा इम्तिहान है। लोकसभा चुनाव में मोदी को फिर से ताकत दिखानी है। विपक्ष के लिए इस ताकत और पॉपुलैरिटी से ज्यादा टेंशन की बात मोदी का मैनेजमेंट है, क्योंकि आज तक नरेंद्र मोदी कोई चुनाव हारे नहीं हैं।